मैं संबंधित सहायक आचार्य राजविज्ञान राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम निर्गुण आंदोलन की सार्थकता या प्राचीनता का परीक्षण करेंगे, जहां द्वितीय महायुद्ध के बाद शक्ति संघर्ष की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यदि उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने महसूस किया कि बाइपोलर पॉलिटिक्स में द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संघर्ष की पहुंच की है। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के राष्ट्रों के लिए शक्ति संघर्ष की राजनीति का उचित नहीं है। यदि वापस हम शक्ति संघर्ष राजनीति में आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता सदा के लिए समाप्त हो सकती है। अतः शक्ति संघर्ष की राजनीति से प्रतिक्रिया जो नीति है उसे निर्गुण आंदोलन या गुटनिवेशन नीति कहा जाता है। निर्गुण आंदोलन की स्थापना तीन महान संस्थापक माने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाथसाहेब पटेल माना जाता है। श्रीमती गांधी ने निर्गुण आंदोलन को परिभाषित करते हुए कहा है कि जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न होता है, न्याय को धमकी दी जाती है, वहां हम चुपचाप बैठकर के तमाशा देखने से तो नहीं होंगे, बल्कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हुए अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने की आजादी है, प्रागविष्कार की आजादी रहेगी। तो इस प्रकार की शक्ति संघर्ष की राजनीति से अपने आप को अलग रखने की जो नीति होती है उसे निर्गुण आंदोलन या गुटनिवेशन नीति कहा जाता है। लेकिन सोवियत संघ के 8वें राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की शांतिवादी मानववादी सोच और दर्शन के कारण सोवियत संघ का पराभव हुआ, उसका विघटन हुआ। 1990 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन देखे गए, अर्थात जो ध्रुवीय व्यवस्था थी वो एक ध्रुवीय व्यवस्था में रूपांतरित हो जाती है। उसके बाद निर्गुण आंदोलन की सार्थकता प्रासंगिकता पर बड़े पक्षपात लग जाते हैं, पक्षपात हो जाता है। अर्थात जब ध्रुवीय व्यवस्था जिसका स्थिति नहीं है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका को उसका अधिकार शक्ति प्राप्त है, वो अंतर्राष्ट्रीय में भूमिका का निर्णय करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में निर्गुण आंदोलन कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहले हम निर्गुण आंदोलन की प्रासंगिकता को लेकर के विचार करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, विश्लेषण करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण आंदोलन की प्रासंगिकता की विपक्षीयता। विपक्षीयता 1990 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन देखे गए। उन्हीं परिवर्तन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, विचार लेखक हैं, उनका मानना है कि निर्गुण आंदोलन की कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है, अतः निर्गुण आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। उनके दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्गुण आंदोलन की प्रासंगिकता को लेकर के जिस कार्य से विपक्ष को उत्तर दिया जाता है, पहला तरफ दिया जाता है खाड़ी संकट के समय। खाड़ी संकट में निर्गुण आंदोलन की निर्गुण आंदोलन की भूमिका को लगाना लगभग 8 वर्षों तक ईरान और इराक के मध्य युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के द्वारा ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन को आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। इसलिए विदेशी सहायता के बलबूते के आधार पर सद्दाम हुसैन को इराक को पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उसे उभारने का मौका मिल जाता है, अवसर प्राप्त हो जाता है और सद्दाम हुसैन की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाती है। अंत में 2 अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन के द्वारा ईरान की कुवैत पर ईरान का आधिपत्य स्थापित कर दिया जाता है। अर्थात कुवैत के जो प्रमुख तेल के स्रोत होते हैं, कोयले होते हैं, उनको इराक से अधिकार नहीं मिल जाता है। लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. प्रशासन के द्वारा सद्दाम हुसैन को कुवैत पर इराक के आधिपत्य को समाप्त करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन ने घोषणा की कि वह कुवैत पर इराक के आधिपत्य की स्थिति में नहीं करेगा। कहने लगे था कि जब इस प्रकार से कुवैत पर इराक के द्वारा किए गए
प्रथा पूरी शक्ति से हो जाती है और लगभग इस अवधि में सुरक्षा परिषद के द्वारा जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन सद्दाम हुसैन ने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकेत नहीं दिया। अंत में उसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया गया, जिसमें लगभग 29 देशों की बहुराष्ट्रीय सेनाओं को इराक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया और अंत में इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर के कुवैत को इराक का दुश्मन बनाया जाता है। तो कहने लगे था कि जहाँ निर्भुल देश की तरह ये दोहे दी जाती है कि जहाँ स्वतंत्रता का खतरा होता हो, न्याय को धमकी दी जाती हो, वहाँ हम चुपचाप बैठने से चुपचाप बैठने के समय नहीं होंगे। ये जानते हैं कौन सही और कौन गलत है। न्याय के पक्ष का समर्थन करना ही हमारी नीति होगी और उस समय ये डाउट होता है कि जहाँ इस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, उस समय निर्भुल देशों के द्वारा निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा इस कुवैत पर इराक के आधिपत्य को समाप्त करने में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल गई। अर्थात इराक पर कुवैत पर किए गए आधिपत्य को समाप्त नहीं कर रहे, इसलिए निर्भुल आंदोलन समाप्त हो गई है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अतः अंतरराष्ट्रीय के विश्लेषण है जिनके द्वारा ये दलील दी जाती है कि इस खाड़ी संकट के दौरान निर्भुल आंदोलन की भूमिका स्वतः ही समाप्त हो गई है, अतः निर्भुल आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा तरफ ये है इसके विपक्ष में जवाब मिलती है शीत युद्ध। शीत युद्ध के अंत हो जाने के बाद कि मिखाइल गोर्बाचेव के सांत्वना में सोच समझ के कारण सिद्धांत वचन का दौर समाप्त हो चुका है। जहां द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद पूरा विश्व पूंजीवाद समय मानवाओं को विभाजित हो जाता है। पूंजीवादी युग का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया और साम्यवादी युग का नेतृत्व सोवियत रूस के द्वारा किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सिद्धांत वचन वर्ग का था दोनों मासों में शक्ति सुरक्षा की स्थिति हो जाती है। अर्थात बहुत स्वतंत्र देश के साथ विपक्ष बहुपक्षीय सुरक्षा संधि के साथ अपने साथ में समझौते करने का प्रयास किए जाते हैं। कहने वाला ये था कि इस युद्धोत्तर की सराहना के दोनों मासों के दौरान एक प्रकार की द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधि का गठन किया जाता है। अमेरिका ने 1947 में ग्रेटर अमेरिका के साथ रियो संधि की और नॉर्थ अटलांटिक राष्ट्रों के साथ नाटो संधि की। उसी प्रकार से सीटो संधि की, अनेस संधि की और 14 मई 1955 में सोवियत रूस ने अपने 8 मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट के गठन का संगठन का निर्माण किया था। लेकिन उस समय जब उसने 1950 में कोरिया के दक्षिण कोरिया का गठन किया था तो दोनों महाशक्तियों द्वारा अलग अलग पक्ष निर्वाहित की गई थी। अर्थात उत्तरी कोरिया का पक्ष सोवियत रूस के द्वारा लिया गया था और दक्षिणी कोरिया की हिमायत अमेरिका के द्वारा किया गया था। लेकिन आज लगभग इस प्राचीन राष्ट्र में सोवियत संघ के विरुद्ध हो जाने के कारण सोवियत संघ का प्रभाव होने के कारण आज उसका प्राधिकारी अंतर्राष्ट्रीय किसी मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका की कोई बराबरी नहीं कर सकता है, उसकी उसे कुछ चुनौती नहीं दे सकता, उसे धमकी नहीं दे सकता है। अतः आज ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक वचन का दौर समाप्त हो चुका है, अर्थात शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। तो कहने लगे था कि जिस समय इस निर्भुल आंदोलन की स्थापना की गई थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक वचन का दौर चरम समाप्त हो चुका था। अर्थात स्थिति संग्रहण की बहुत अधिक हो चुकी थी और कोई भी अनुमान या उत्तेजना मानदार राष्ट्र बना नहीं सकता था। इस प्रकार की तनाव परिस्थिति होती है जिसमें सभी दोनों राष्ट्र एक दूसरे को आसक्ति परिस्थिति देखते हुए एक दूसरे को कमजोर करने का प्रयास किए जाते हैं। लेकिन आज जब सैद्धांतिक वचन मतभेद का जैसा सैद्धांतिक वचन मतभेद की स्थिति नहीं है, तनाव की स्थिति नहीं है, अर्थात तनाव सतह की स्थिति हो चुकी है, देतान की स्थिति हो चुकी है, शीत युद्ध का अंत हो चुका है। जब आज तनाव की स्थिति नहीं है, शीत युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, तो स्वतः निर्भुल आंदोलन को राष्ट्र को साथ करने का कोई नहीं है, अतः निर्भुल आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरा तरफ ये देखते हैं कि जब शीत युद्ध का अंत हो चुका है तो एनोड ये था कि जिस प्रकार के एनवायरमेंट अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में इस निर्भुल आंदोलन की स्थापना की गई थी, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा क्रांति परिवर्तन आ चुका है। आज प्रतियोगिता की स्थिति में शक्ति संस्कृति नहीं है, सैद्धांतिक वचन का समाप्त होने का निर्भुल आंदोलन से ही अपनी सार्थकता उसकी कोई यूटिलिटी उसकी उपयोगिता नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तीसरा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना करना, विश्व व्यवस्था की स्थापना करना।
कहने मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नासिक और 1800 में निर्गुण कानून की स्थापना की गई थी, जब पूरा विश्व के दो ही महाशक्तियों के हाथों में केंद्रित हो चुका था। बहुद्वीपीय व्यवस्था के स्थान के दो बाइपोलर पॉलिटिक्स की हो जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की ऐसी दो महाशक्तियां दी जाती हैं जिनके कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अपने अपने हितों के अनुसार संतुलित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा सोवियत संघ की गृह नीति में और विदेश नीति में क्रांति का जो परिवर्तन किए गए हैं, अंतरिक्ष में 1993 में सोवियत संघ का जो पराभव हो गया, उसका जो रिटर्न हो गया है और आज उसका प्राधिकार रूस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना को अपने हेतु के अनुसार प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करने की जो कार्रवाई की जाती है, प्रोसेस किया जाता है, ताकि पहल की जाती है, वो केवल अमेरिका के द्वारा कहने में था। आज समय राज्य अमेरिका ने केवल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस में काम करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश बनने के लिए कोशिश कर रहा है। जब धीरे धीरे विश्व व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, जब सबसे संघ राजनीति समाप्त हो चुकी है, अर्थात बाइपोलर पॉलिटिक्स यूनिपोलर पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, एक धीरे विश्व व्यवस्था में रूपांतरित हो चुकी है, तो एक धीरे विश्व व्यवस्था की स्थापना के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंद्वी की स्थिति नहीं है, सत्य संग्राम नहीं है। अतः निर्गुण कानून का महत्व होता ही समाप्त हो चुका है। अतः निर्गुण कानून का ये सवाल करना चाहिए अकॉर्डिंग इसका जो विश्लेषक हैं, जो समीक्षक हैं, जो विचारक हैं, जो लेखक हैं, जो निर्गुण कानून के सार्थकता को मानने के तैयार नहीं है, उनके द्वारा इसका